हेलो एवरीवन। आज हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ने वाले हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारा सेकेंड चैप्टर जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसी का एक टॉपिक है। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक तो हमने काफ़ी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ लिए हैं, जैसे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गए और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस हो गया। अब हमारा लास्ट फॉर्म जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी है। जॉइंट स्टॉक कंपनी आखिर होता क्या है, और देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यही आगे कंटिन्यू भी होगा, ये आपके अकाउंट्स में भी आएगा आगे, और इसी को लेके आगे बिजनेस स्टडीज में भी बात की जाएगी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? कंपनी किसे कहते हैं? तो कंपनी एक एसोसिएशन है पर्सन का। ठीक है, एसोसिएशन का मतलब समूह है लोगों का, विच इज फॉर्म्ड आउट business activities for carrying business activities and has legal status independent of its member। अब इसको और अच्छे से आप समझोगे आगे जब हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखो कि many person jointly invest capital in a company, therefore it is known as joint stock company। बहुत सारे लोग मिलके पैसा ज्वाइंटली लगाते हैं, तो उसीलिए इसे जॉइंट स्टॉक कंपनी कहा जाता है। अब ये जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है, ये क्या होता है? ये गवर्न होता है एक एक्ट के थ्रू, एक लॉ इसके लिए है, द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ये जॉइंट स्टॉक कंपनी गवर्न होता है, यानी इसी के अकॉर्डिंग इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, इसका प्रोविजन सभी कुछ ऑपरेट होता है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी को रजिस्टर करना कंपलसरी है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई रूल नहीं था, पार्टनरशिप के लिए कंपलसरी नहीं था, रूल था वहां पे लेकिन कंपलसरी नहीं था, है ना। उसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रजिस्टर करना कंपलसरी था। ठीक है, और अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अच्छा एक हिंदू लॉ भी था हमारा। अब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी देखो तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को रजिस्टर करना कंपलसरी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। अब कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कंपनी के बारे में? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कि इसका ये कहना है, कंपनीज एक्ट 2013 में ये लिखा है कि कंपनी का मतलब वो कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेटेड है, यानी रजिस्टर्ड है इस एक्ट के अंडर, या फिर कोई अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, है ना, जो इससे पहले कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ रहा होगा। ये तो 2013 का है, 2013 से पहले कोई भी कंपनी लॉ रहा होगा, तो उस लॉ के अंडर कंपनी को रजिस्टर होना जरूरी है, अदरवाइज वो कंपनी नहीं होगा। अब इसके फीचर्स को आप जब पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कंपनी किसे कहते हैं। पहला फीचर ही आया हमारा क्या? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन तो होता क्या है कि अब जैसे कंपनी जो है, तो मान लेते हैं कि कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ लोगों के दिमाग में कुछ आइडिया आया, तो इन सभी लोग सोच रहे हैं कि इसको हम लोग कंपनी का फॉर्म दे देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक कंपनी का फॉर्म दे देते हैं। ठीक है, तो कंपनी के फॉर्म देने के लिए इन्हें क्या करवाना पड़ेगा? इस आइडिया को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कंपनी बनाने के लिए इनको रजिस्टर करवाना जरूरी है। किसके अंडर? तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इसे रजिस्टर करवाना कंपलसरी हो जाता है। और यही जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन को ही प्रोमोटर्स कहा जाता है। ये ध्यान में रखना है, इसे क्या कहा जाता है? प्रोमोटर्स कहा जाता है। स्टार्टिंग में जो पर्सन के दिमाग में आइडिया आया और उसे वो आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाह रहा है, कंपनी बनाना चाह रहा है, और कंपनी बनाने के लिए जितने भी लीगल प्रोसीजर्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, सब काम कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को प्रोमोटर्स कहते हैं। यही आगे चल के मेजर शेयर होल्डर्स, सीईओ, या फिर आप ये समझ सकते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब यही प्रोमोटर्स बनते हैं आगे चल के। ठीक है, जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जो कि इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या हो गया? रजिस्टर्ड एसोसिएशन। रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। विदाउट रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। द फॉर्मेशन रिक्वायर्स सबमिशन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट एंड हैज टू फुलफिल सेवरल लीगल फॉर्मेलिटीज। ठीक है, तो इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्हें सबमिट करना पड़ता है कंपनीज को, है ना, और बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड भी हमारा चैप्टर है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी।
तो कैसे कंपनी फॉर्म होता है वो तो हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक फीचर समझ लेते हैं। तो पहला फीचर समझ में आ गया होगा कि कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कि लोगों यहाँ लोग आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो कंपनीज को रजिस्टर करवा रहे हैं। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन जब रजिस्टर्ड हो गया तो ये कंपनी आगे बनेगा। दूसरा है परपीचुअल ससेशन। तो परपीचुअल ससेशन या परपीचुअल एग्जिस्टेंस किसे कहते हैं, तो परपीचुअल का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। सो इसमें एक कोर्ट आता है, कोर्ट कहता है कि मेंबर्स मे कम मेंबर्स मे गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, यानी मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन कंपनी हमेशा चलता रहेगा। तो इसमें ये क्या हुआ कि कंपनी जो है वो परपीचुअल है, परपीचुअल यानी कि कंटिन्यूअस चलते रहेगा, किसी भी चीजों से कंपनी जो है वो बंद नहीं होने वाला है। ठीक है, so perpetual means that the company, perpetual succession means that the company continues forever. It is not dependent on existence of its member. Death, insolvency and insanity or change in members has no effect on the life of the company. It can come to an end only through the prescribed legal procedure. अब देखो, जैसे आप देखे होंगे सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने देखा था, पार्टनरशिप में आपने देखा था कि वहां पे परपीचुअल नहीं था, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं था। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो ऐसा था क्या कि अगर जो सोल प्रोप्राइटर है उसका डेथ हो गया, वो बिजनेस बंद हो गया, है ना, अगर वो बीमार हो गया बिजनेस बंद हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया बिजनेस बंद हो गया। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, कंपनी को बंद करने के लिए भी लीगल प्रोसीजर का जरूरत होता है। ठीक है, सो कंपनी इतनी आसानी से बंद नहीं होती है, कंपनी हमेशा चलती रहती है। बहुत सारे कंपनीज के बारे में सुनोगे और सुनोगे कि वो 100 साल से ज्यादा की कंपनी है ना, 100 साल पुरानी कंपनी है। तो एक पर्सन तो रह नहीं सकता है ना 100 साल तक। तो अब यहाँ पे क्या है कि परपीचुअल एग्जिस्टेंस के मेंबर चेंज होते रहते हैं लेकिन कंपनीज चलते रहता है। दूसरा है कॉमन सील। नेक्स्ट हमारा कॉमन सील। कॉमन सील क्या है, अब यहाँ पे देखो कि कंपनी क्या है कि कंपनी जैसे ही रजिस्टर्ड हुआ एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है। कंपनी जैसे ही रजिस्टर्ड हुआ क्या बन जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सन। तो लॉ के अकॉर्डिंग टू पर्सन होते हैं, दो तरह के पर्सन होते हैं, एक नेचुरल पर्सन और दूसरे आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब हम आप हो गए, है ना, जो क्या है जिसका जन्म हुआ है और डेथ भी होगा, तो वो हो जाता है नॉर्मल पर्सन जो जिंदा है, तो वो हो गया आपका नेचुरल पर्सन। और एक हो जाता है आर्टिफिशियल पर्सन जो लॉ के थ्रू क्रिएट किया जाता है, लॉ के थ्रू यानी कि डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू वो क्रिएट किया जाता है। तो जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड हुई, कंपनी क्या बन गई, आर्टिफिशियल पर्सन बन गई। तो फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के बाकी सभी राइट्स इसको भी दिए जाते हैं। जैसे ये कोई अग्रीमेंट कर सकता है, किसी पे केस फाइल कर सकता है, कोई इस पे केस फाइल कर सकता है। ठीक है, अब देखो कि अग्रीमेंट करने के लिए मेन चीज एक चीज होना चाहिए क्या, कि साइन करना चाहिए। अगर मैं आपके साथ कोई अग्रीमेंट करूंगा तो मुझे साइन करना पड़ेगा ना, है ना, मुझे साइन करना पड़ेगा। तो अब ये जो साइन मुझे करना पड़ेगा, तो ये मैं तो कर दूंगा कि ठीक है मेरा ये साइन है, इस तरह का साइन है मेरा। ठीक है, लेकिन कंपनी कैसे करेगी, तो कंपनी के लिए एक ऑफिशियल सिग्नेचर बनाया जाता है जिसे कॉमन सील कहते हैं। तो कुछ कॉमन सील होता है ना, कॉमन सील, कॉमन सील क्या हो गया, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी है। ठीक है, तो कोई भी अग्रीमेंट को वैलिड बनाने के लिए कॉमन सील का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन एक्ट थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो खुद से तो एक्ट नहीं कर सकती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू एक्ट करती है, काम करती है, एक्टिविटीज करती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब अभी जो आपने देखा था कि जो प्रोमोटर्स होते हैं। ठीक है, सो प्रोमोटर्स मिलके ये क्या किए, कंपनी फॉर्म कर दिए। कंपनी फॉर्म करने के बाद ये क्या करते हैं कि शेयर्स भी इनवाइट करते हैं, लोगों को भी बोलते हैं, जनरल पब्लिक को बोलते हैं कि आप हमारे कंपनी में पैसे लगाएं। ठीक है, उसके बदले में हम आपको शेयर्स दे देंगे। ठीक है, अब शेयर्स दे देंगे। अब क्या हो गया कि कंपनी में कोई 100 रुपए का भी शेयर खरीदा है, 500 रुपए का भी शेयर खरीदा है, तो वो बार बार कंपनी में तो नहीं आते रहेगा ना कंपनी को चलाने के लिए, तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव चूज किए जाते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं, तो मेजरली ये प्रोमोटर्स ही होते हैं। और यही मिलके ये जो डायरेक्टर्स का टीम होता है, तो डायरेक्टर्स की टीम को ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टर्स क्या करते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं, यानी कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके बिहाफ में काम करते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे काम हो रहा है एक्चुअल में, तो जो भी काम हो रहा है वो बिजनेस कर तो रही है, कंपनी कर तो रही है, लेकिन वो किसके थ्रू हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू हो रहा है।
कोई भी अग्रीमेंट होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही आगे चल के बात करेंगे, लेकिन उसको वैलिड करने के लिए कॉमन सील का जरूरत होता है और साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सिग्नेचर्स का भी जरूरत होता है। यानी जैसे आपके पास 10th के सर्टिफिकेट जो होंगे, है ना, तो 10th के सर्टिफिकेट में क्या हो जाता है कि सीबीएसई का वो आपका एक स्टैंप रहता है, फिर साथ साथ में आपके वो एग्जामिनेशन कंट्रोलर का भी रहता है और स्कूल का भी अथॉरिटी का आपका साइन रहता है। तो उस तरीके से साइन के साथ साथ जो स्टैंप है वो भी जरूरी होते हैं, है ना। यहाँ पे भी वैसा ही है कि कॉमन सील जो हो गया वो क्या है, कॉमन सील ऑफिशियल सिग्नेचर है कंपनी का, जो अप्रूवल प्रोवाइड करता है, वैलिड करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो काम कर रहे हैं तो उसको वैलिड करने का काम करता है। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड। तो कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड, सू का मतलब क्या हो गया, केस फाइल करना, ठीक है। तो केस फाइल करना, कंपनी किसी पे केस फाइल कर सकती है, कोई कंपनी पे भी केस फाइल कर सकता है क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन बन गया है, ठीक है। तो जैसे आप आए दिन सुनते होंगे, जैसे एप्पल और सैमसंग में अधिकतर ये ट्रेड वॉर चलते रहते हैं, है ना। तो कभी वो क्लेम कर देते हैं कि मेरे फीचर को ये चुरा लिया, मेरे फीचर को सैमसंग ने चुरा लिया है, कभी सैमसंग क्लेम करता है कि मेरे फीचर को आईफोन ने ये ले लिया है। तो इस तरीके से एक दूसरे पे वो केस फाइल कर देते हैं, तो दोनों कंपनी ही है, कंपनी एक दूसरे पे केस फाइल कर सकती है। फिर है लिमिटेड लाइबिलिटी, इसको ध्यान से समझो। इसको समझने के लिए कुछ आप ये एक पार्ट समझो कि अगर कंपनी का कुछ कैपिटल है, ठीक है, कंपनी का मान लेते हैं ये कैपिटल है, इस कैपिटल को जब हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, यानी कि कौन कंपनी ने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया कि एक पर्सन इतना पैसा नहीं लगा पाएगा, ठीक है, तो दिस लुक्स लाइक पिज्जा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि कंपनी ने इस कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया कि एक पर्सन इतना पैसा नहीं लगा पाएगा या नहीं लगाना चाहेगा क्योंकि रिस्क ज्यादा हो सकता है। सो अब यहाँ पे क्या हो गया, आप ये बात समझ लो कि सपोज करो कि इतना जो ये है कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया, ये टोटल जो है, टोटल जो कैपिटल है मान लेते हैं 1 लाख है, इसको समझ लो कि टोटल कैपिटल कितना है, 1 लाख है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। तो 100 रुपए का एक टुकड़ा रखा गया, इसको 1000 टुकड़े में बांट दिया गया, तो ये कितना हो गया, 100 इंटू 1000, 1000 टुकड़ों में इसको क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया। तो जब 1000 टुकड़ों में इसको बांट दिया गया और एक जो है वो एक कितने का है, वो एक जो है वो एक 100 रुपए का है ना, वो एक कितने का है, ये 100 रुपए का है, 100 रुपीज का। सो अब यहाँ पे आप समझो कि ये जो था, एक जो टुकड़ा जो था इसका, एक जो टुकड़ा जो था उसे ही छोटा टुकड़े को क्या कहेंगे, शेयर्स कहेंगे। इसको क्या कहा गया, शेयर्स कहा गया। यानी शेयर्स का मतलब क्या हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का छोटा यूनिट। ये 1 लाख को हमने 1000 टुकड़ों में बांट दिया, एक टुकड़े का जो वैल्यू था वो 100 रुपए था और वही टुकड़ा कहलाएगा क्या, शेयर्स कहला जाएगा, ठीक है। सो शेयर्स, अब शेयर्स मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 रुपए का है, 100 रुपए का शेयर्स है। तो कंपनी इनवाइट की, पब्लिक को इनवाइट की कि आप क्या करो, पैसे लगाओ, अब पैसे हमें दोगे तो हम आपको शेयर्स देंगे। तो शेयर से क्या फायदा होगा उनको, तो कंपनी जब भी प्रॉफिट अर्न करेगी तो प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज उनको भी देगी, ठीक है। और साथ साथ वो शेयर्स क्या हो जाता है, शेयर्स का प्राइस बढ़ते घटते रहता है, तो जब बढ़ेगा मार्केट में उसको सेल भी कर सकते हैं, वो लोग शेयर मार्केट में सेल करके पैसे अर्न कर सकते हैं, तो इस तरह का फायदा है। तो लोग अब क्या कर रहे हैं कि 100 रुपए का शेयर्स खरीदेंगे। कंपनी इसे 2 तरीके से मांग सकती है, एक मांग सकती है लमसम में, यानी एक ही बार में 100 का 100 रुपया मांग ले, और एक इंस्टॉलमेंट में मांग सकती है। तो इंस्टॉलमेंट में कैसे मांगती है, तो जैसे एक होता है एप्लीकेशन मनी, तो मान लेते हैं 20 रुपए एप्लीकेशन मनी है। फिर हो गया अलॉटमेंट मनी, कि अगर शेयर दिया जा रहा है तो अलॉटमेंट मनी मान लेते हैं 30 रुपए अलॉटमेंट मनी है। फिर उसके बाद होता है फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इस तरीके से होता है। तो मान लो ये 40 हो गया और ये 10 हो गया, तो इस तरीके से मांग सकती है कंपनी इंस्टॉलमेंट में। तो अगर कंपनी ने इस तरीके से पैसे का डिमांड रखा है, अगर पैसे का डिमांड रखा है कि ठीक है एप्लीकेशन पे 20 रुपीज, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 40, फिर फाइनल कॉल पे 10, तो ऐसे अगर मांग रही है, मान लेते हैं कि अभी तक कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक मांग रखा है, तो फर्स्ट कॉल तक कैसे था, 20, 30, 40 इतना मांग लिया है, अभी 10 नहीं मांगा है। तो अगर नहीं मांगा है जिस भी लोगों से, तो जो भी लोगों ने अगर एक शेयर 100 रुपए का खरीदा है, तो मैक्सिमम वो लाइबल अब कितने के लिए होंगे, अब ये सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए के लिए लाइबल होगा। यानी इसे ही लिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी
पहले आपने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, यानी कि जितना उनने पैसा लगाया है उससे ज्यादा के लिए लाइबल होंगे, उनका पर्सनल प्रॉपर्टी भी लाइबल होगा। लेकिन यहाँ पे उस पर्सन का लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया है, जिसमें से अगर उसने 90 दे रखा है तो अब सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये ही देगा। कंपनी उससे ज्यादा अब नहीं मांग सकती है, यानी मैक्सिमम वो कितना देगा, लिमिटेड लाइबिलिटी, जितने का शेयर खरीदा है, 100 रुपए का शेयर अगर खरीदा है तो 100 रुपए के लिए लाइबल ही होगा, 100 वो कंपनी रख लेगी। ठीक है, वो उससे ज्यादा नहीं मांग सकती है। अगर 1000 का कोई शेयर खरीदा है तो 1000 के लिए लाइबल होगा। ठीक है, उसमें भी जितना नहीं दिया है वो पर्सन उतने ही के लिए लाइबल होगा, पूरा के लिए लाइबल नहीं होगा। जितना दे दिया है वो तो ठीक है, जितना नहीं दिया है उतने ही के लिए लाइबल होगा। किसी भी केस में, चाहे कंपनी डूबे, बंद हो जाए, कोई भी केस हो, उससे ज्यादा पैसा नहीं कंपनी मांग सकती है। इसे ही लिमिटेड लाइबिलिटी कहा जाता है। तो इसके लिए शेयर्स का कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी था, शेयर से पैसे कैसे मांगे जाते हैं वो समझाना जरूरी था। तो आप पेशेंटली अगर सुनोगे तो आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसका जो फीचर हो गया आर्टिफिशियल पर्सन। नाउ आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहते हैं ये तो आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया, लॉ के थ्रू ये बनाया गया है। फिर है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सो यहाँ पे बोला गया कि ओनरशिप और मैनेजमेंट क्या है, एक दूसरे से सेपरेट है, अलग है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे भी कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ एंड सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो ओनरशिप, ओनरशिप आप जब शेयर खरीदते हो तो ओनरशिप मिल जाता है, जैसे 100 रुपए का भी आपने शेयर खरीदा तो आपको ओनरशिप मिल जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट के लिए अब आप डेली डेली 100 रुपए के चक्कर में आप किसी कंपनी में तो जाओगे नहीं। ठीक है, सो कंपनी क्या करती है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज करती है मैनेजमेंट संभालने के लिए। ठीक है, सो मैनेजमेंट और ओनरशिप डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि ओनरशिप अलग हो गया, जिसके पास शेयर्स है उसके पास ओनरशिप आ गया। लेकिन मैनेजमेंट क्या हो जाता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास भी कुछ शेयर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास शेयर्स नहीं होते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास भी शेयर्स होते हैं। लेकिन मेजरली बहुत सारे लोगों में ओनरशिप बटा हुआ रहता है, और मैनेजमेंट चूज किया जाता है, कुछ लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चूज किया जाता है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट देखती है, और ओनरशिप आप शेयर्स खरीद लोगे तो ओनरशिप मिल जाएगा। तो दोनों एक दूसरे से लेकिन अलग है, मैनेजमेंट बिजनेस को मैनेज करना है, ओनरशिप बाय शेयर्स भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, सेल ऑफ शेयर्स। ठीक है, कि शेयर्स को आप सेल कर सकते हो जनरल पब्लिक को कि नहीं। तो अब दो तरह का कंपनी हो जाता है, ये अभी आगे हम लोग देखेंगे, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती है, सेल नहीं कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकती है, यानी कि टाइटल्स ट्रांसफर कर सकती है दूसरे को। वो शेयर, अब जैसे मान लेते हैं पब्लिक कंपनी में मेरा शेयर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं वो शेयर्स को सेल कर सकता हूँ किसी को भी, वो स्टॉक मार्केट में सेल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में इजीली ट्रांसफरेबल है, बट इन आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन इन ट्रांसफर ऑफ प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी में कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ऐसे इजीली ट्रांसफर नहीं होता है। देखो अभी जितना आपने पढ़ा इसको आप शॉर्ट फॉर्म में आप देख सकते हो, तो मैंने बनाया है आईपीसीसी लास्ट। ठीक है, आईपीसीसी लास्ट इसका शॉर्ट फॉर्म है, आईपीसीसी लास्ट, LAST। ये फीचर्स को आप शॉर्टकट में याद रख सकते हो, आईपीसीसी लास्ट। आईपीसीसी वैसे ही सीए का इंटरमीडिएट ग्रुप का नाम है, तो आईपीसीसी लास्ट। सो अब कैसे मैंने बनाया, तो आई फॉर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, पी फॉर परपीचुअल एग्जिस्टेंस, फिर सी फॉर कॉमन सील, फिर सी फॉर कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड, एल फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी, ए फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, एस फॉर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, एंड टी फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो आप भी ऐसा याद कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरिट्स, कि आखिर मेरिट क्या क्या है कंपनी की। तो पहला तो लिमिटेड लाइबिलिटी, आपने देखा अब हमारा जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो लाइबल नहीं होगा, जितने का हमने शेयर्स लिया है उतने ही के लिए लाइबल है, उससे ज्यादा के लिए लाइबल नहीं है। उसमें से भी जितना दे दिया है उसके लिए तो लाइबल नहीं होंगे, जितना नहीं दिया है उसके ही लिए लाइबल होंगे। फिर है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है, ये आपने देखा कि आप शेयर्स को सेल कर सकते हो स्टॉक मार्केट में अगर आप पब्लिक कंपनी के हो तो। ठीक है, फिर है परपीचुअल एग्जिस्टेंस, किसी भी हाल में कंपनी बंद नहीं होती है। किसी भी हाल का मतलब कि डेथ हो गया मेंबर का, इनसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, है ना, चेंज इन मेंबरशिप, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कंपनी के एग्जिस्टेंस पे, कंटिन्यू ये चलते रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्कोप फॉर एक्सपेंशन। तो स्कोप फॉर एक्सपेंशन
तो इसमें ना होता क्या है कि ह्यूज कैपिटल लगा हुआ है बिजनेस में। इसका जनरली कंपनी में क्या होता है, मल्टीपल ओनर्स होते हैं। तो मल्टीपल ओनर्स का मतलब जैसे कि प्राइवेट कंपनी में तो 2 से लेके 200 तक हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 हो सकती है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होते हैं, कम से कम 7, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड ओनर्स हो सकते हैं। तो जितने ज्यादा ओनर्स होंगे उतना ज्यादा कैपिटल होगा, ठीक है। और कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं फाइनेंस के, शेयर्स है, शेयर्स में भी अलग अलग तरह के शेयर्स होते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर्स होता है, प्रेफरेंस शेयर्स होता है, उसके बाद और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, लोन्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत तरीके से कंपनी पैसे का इंतजाम कर सकती है। तो कंपनी के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, तो पैसे होने की वजह से ये एक्सपैंड ज्यादा करती है। तो एक्सपैंड ऐसा करती है, एक्सपैंड कि आप देखो कि इंडिया में तो चल ही रहा है, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, तो जैसे कोका कोला की कंपनी देख लो, है ना, केएफसी देख लो, तो पूरे वर्ल्ड में ये सभी है। तो एक्सपेंशन का इसका कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो इसमें फाइनेंस हमारे पास अच्छा खासा अवेलेबल है, तो प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हैं हम लोग आसानी से, एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हैं, और कंपनी एक्सपर्ट को ही हायर करके काम करती है, वर्क को डिवाइड कर देती है और एक्सपर्ट को दे देती है, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है उससे वो काम करवाती है। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छे से हो जाता है। और लिमिटेशंस इसके अगर हम लोग देखें तो लिमिटेशंस में क्या आ गया, सबसे पहला लीगल फॉर्मेलिटीज, क्योंकि कंपनी बनाना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है और काफी समय भी लगता है कंपनी को फॉर्म करने में। फिर है लैक ऑफ सीक्रेसी, तो इसमें सीक्रेसी मेंटेन हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी को अपने रिपोर्ट्स पब्लिश करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार्स को, और एनुअल्स इसको अकाउंट शो करने पड़ते हैं, पब्लिश करवाने पड़ते हैं कहाँ पे, तो किसी न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश करवाने पड़ते हैं। और साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग होता है, ठीक है। तो एनुअल जनरल मीटिंग में जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, तो इस तरीके से, और उनके साथ अकाउंट्स डिस्कस किए जाते हैं, तो सीक्रेसी यहाँ पे नहीं है अकाउंट्स का। नेक्स्ट है इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। सो वर्क इन्वायरमेंट इम्पर्सनल का मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। जैसे मान लो अगर पार्टनरशिप है तो छोटा बिजनेस है, तो उसमें ओनर, एम्प्लॉयज, इन सभी का आपस में बातचीत होते रहता है, पता चलते रहता है, तो एक अच्छा रिलेशन बना हुआ रहता है। लेकिन कंपनीज में मान लो अब जैसे रिलायंस ट्रेंड्स है, अगर पटना का बात करें, ठीक है, तो पटना में रिलायंस ट्रेंड्स है, उसका रिलायंस का मालिक कौन है, तो यहाँ पे आप देखो कि मुकेश अंबानी। तो क्या जो पटना में ब्रांच जो है, तो वो ब्रांच में एक जो एम्प्लॉय काम कर रहा होगा, मैनेजर ही क्यों ना हो, या अगर वहाँ का वॉचमैन, सेल्स पर्सन, ये सभी, क्या वो अंबानी से मिल सकता है? क्या अंबानी और उसके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होगा कभी? तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वो चल रहा है, तो इतना बड़ा जो चेन है, तो इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं उससे कभी ना हमारा भेंट मुलाकात होगा, कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरीके से, और पर्सनल रिलेशन जहाँ पे होता है वहां ज्यादा क्या होता है कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है, और अच्छे ढंग से लोग काम भी करते हैं। तो इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी सक्सेस नहीं करती है, कंपनी ही आज के डेट में सबसे ज्यादा सक्सेस कर रही है। नेक्स्ट है डिले इन डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है, क्यों? क्योंकि इतने सारे ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, इतने सारे ऑफिशियल्स हैं, अलग अलग मैनेजमेंट लेवल्स में बटा हुआ रहता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उसके नीचे एम्प्लॉयज में भी अलग अलग डेलीगेशन होता है वर्क्स का। तो अब क्या हो गया कि एक चेन में चलता है यहाँ पे काम, तो अगर किसी को बात करना हो अपने सीनियर से, फिर वो अपने सीनियर से, अपने सीनियर से, तो इस तरीके से डिसीजन मेकिंग में डिले होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन, क्योंकि अभी बहुत लोगों से पूछना है, कुछ नई चीजें लानी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होगा, है ना, एनुअल जनरल मीटिंग होगा, उसमें तय होगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में काफी डिले हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक आपका चेन क्रिएट करता है। नेक्स्ट है ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। तो ओलिगार्चिक मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि जब भी कि कम के हाथ में जब पावर होता है, ऐसे तो बोला गया कि डेमोक्रेटिकली मैनेज होता है ना, यहाँ पे तो बोला गया कि डेमोक्रेटिकली मैनेज होता है, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेटिकली मैनेज होता तो है, लेकिन बट एक्चुअली मैनेज बाय फ्यू पीपल। बोला जाता है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिकली मैनेज होता है, हर पर्सन के पास एक वोट है, हर पर्सन का मतलब जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास एक वोट होता है,
ठीक है। तो वोटिंग है, पावर्स है, इसमें वो भी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल बात तो ये है कि जो कुछ लोग हैं जिनके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं, मेजर शेयर होल्डर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं, तो उन्हीं के पास एक्चुअल पावर होता है। आप अगर रिलायंस का शेयर्स परचेज कर लो, मान लो आपने 10,000 का शेयर्स परचेज किया है, तो 10,000 आपने परचेज किया है तो कुछ नहीं है उसमें, है ना। आप ये सोचोगे कि यार मेरे से भी पूछेगा वो, है ना, या मैं अगर एनुअल जनरल मीटिंग में जाऊंगा तो उसमें भी कुछ सर्टेन बातों को रखूंगा, या फिर ऐसा ऐसा कर सकते हैं, तो नहीं, है ना। वो जो फ्यू हैंड्स में है, जैसे मुकेश अंबानी है, और भी जो लोग होंगे जिनके पास मेजर शेयर होल्डर्स होंगे, जो तो मेजर शेयर जिनके पास होगा उन्हीं का राज चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओलिगार्चिक मैनेजमेंट होता है कि जो कुछ लोग हैं, कुछ ही लोगों के हाथ में पावर है। अब देख लो टाइप्स ऑफ कंपनीज की, कंपनीज कितने तरह की होती है। सो देखो कंपनी कितने तरह की होती है, 3 तरह की कंपनी हो जाती है। एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी और एक वन पर्सन कंपनी। तो वन पर्सन कंपनी नया आया है 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग, ये वन पर्सन कंपनी अभी फॉर्म हुआ है। पहले प्राइवेट और पब्लिक कंपनी ही होता था, और ये वन पर्सन कंपनी भी वैसे प्राइवेट कंपनी का ही एक पार्ट है। तो इसके फीचर्स के बारे में समझते हैं कि क्या क्या है हमारा। सबसे पहला प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में क्या बोला गया, यानी प्राइवेट कंपनी के बारे में कंपनीज एक्ट 2013 में क्या मेंशन किया गया है। तो प्राइवेट कंपनी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया कि प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी विच रेस्ट्रिक्ट द राइट टू मेंबर्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। ये हमने ऊपर भी देखा था कि यहाँ पे क्या किया कि जो मेंबर्स हैं वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफर नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्ट किया गया, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए गए कि अपने शेयर्स को सेल नहीं कर सकते। फिर है लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम कितने लोग होंगे, मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं 200, एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी को छोड़ के, वहां एक ही पर्सन होगा। एक्सक्लूडिंग द पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज को छोड़ के, ठीक है, मेंबर्स का बात किया जा रहा है तो शेयर होल्डर्स का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है डज नॉट इनवाइट पब्लिक, तो डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स, जनरल पब्लिक को हम लोग इनवाइट नहीं कर सकते हैं इसमें कि आइए हमारे शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट कीजिए। फिर है मस्ट हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, तो कम से कम 1 लाख का इसका कैपिटल होना चाहिए, पेड अप कैपिटल 1 लाख होना चाहिए, ठीक है। एंड और सच हायर अमाउंट विच मे बी प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो भी अमेंडमेंट्स हो रहा है एक्ट में उसके अकॉर्डिंग वो होना चाहिए। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 1 लाख होने चाहिए पेड अप कैपिटल। कुछ बातें और ध्यान में रखनी है, जैसे इट इज नेसेसरी फॉर प्राइवेट कंपनी टू यूज प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम, तो जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज करना है। तो अब आप जहां पे भी देखोगे कि अच्छा प्राइवेट लिमिटेड नाम के आगे लिखा हुआ है, तो अब आप समझ जाना कि वो कंपनी कौन सी है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। वो जनरल पब्लिक से पैसे नहीं ले सकती है, इनवाइट नहीं कर सकती है शेयर्स के लिए, वो किसी इन्वेस्टर्स को चूज कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, ठीक है, इन्वेस्टर्स को चूज कर सकती है। वो इन्वेस्टर को बोल सकती है कि आप हमारी कंपनी में पैसे लगाएं, आप कुछ शेयर्स आप ले लेना, या कुछ ही लोग मिलके वो कंपनीज को स्टार्ट करते हैं और कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। इफ द कंपनी contravenes any of the aforesaid provision, it ceases to be private company and loses all the exemptions and privileges to which it is entitled। तो अगर कोई भी प्रोविजन अगर टूटा तो फिर ये प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी और जितने प्राइवेट कंपनी के प्रिविलेजेस हैं वो खो देगी। उसके बाद है पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी क्या है, सो इसके बारे में एक्ट में लिखा गया पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। कितना आसान है, ये पब्लिक कंपनी वैसी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। लेकिन इसके अलावा और भी चीज लिखा हुआ है एक्ट में, वो भी ध्यान देना है। तो इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना है, मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज है, ठीक है, और हायर अमाउंट विच में बी प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो भी अमाउंट प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है। सो प्राइवेट कंपनी में 1 लाख था, पब्लिक कंपनी में 5 लाख। फिर उसके बाद क्या है कि इट हैज मिनिमम मेंबर, तो मिनिमम 7 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, ठीक है। उसके बाद एंड हैज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इसमें आप शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो यानी कि सेल कर सकते हो। फिर है नॉट एंड इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग पब्लिक, यानी जनरल पब्लिक को आप इनवाइट कर सकते हो शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। तो पब्लिक कंपनी के पास ना दोनों ऑप्शंस होते हैं, खुद से भी पैसे। पब्लिक कंपनी का मतलब ये नहीं समझना है कि गवर्नमेंट कंपनी, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये स्टूडेंट्स के बीच में होता है कि पब्लिक को वो लोग गवर्नमेंट कंपनी समझ लेते हैं, जी नहीं।
सो ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि किसे कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। पब्लिक कंपनी जनरली होता है, जैसे रिलायंस जो है वो पब्लिक कंपनी है, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी में यही रूल है कि वो जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, उसका रजिस्ट्रेशन अलग तरीके से होता है पब्लिक कंपनी का, ठीक है। सो पब्लिक कंपनी में ये कुछ एक तो फीचर्स होने चाहिए, और ये क्या होता है कि इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलग होता है प्राइवेट कंपनी से, ठीक है। सो प्राइवेट कंपनी which is subsidiary of a public company is also treated as public company। अगर कोई पब्लिक प्राइवेट कंपनी है, वो सब्सिडरी है किसका, किसी पब्लिक कंपनी का, यानी सब्सिडरी का मतलब समझ लो क्या हो गया। मान लेते हैं कि रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस है, ओहो तो मान लेते हैं कि रिलायंस है, तो रिलायंस पब्लिक कंपनी है। मान लेते हैं कि मेरा एक छोटा सा कंपनी है एके लिमिटेड, ठीक है। सो मेरा एक छोटा सा कंपनी है एके लिमिटेड, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी है, एके प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। सो एके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर है मेरा, और रिलायंस ने इसे खरीद लिया है, ठीक है, रिलायंस ने खरीद लिया है, या इसका मेजर शेयर्स रिलायंस के पास है, तो अब ये प्राइवेट कंपनी होने के बावजूद भी अब ये क्या हो जाएगा, प्राइवेट कंपनी, ये हो गया इसका सब्सिडरी कंपनी। अब रिलायंस जो है ना, रिलायंस ये क्या हो गया, रिलायंस ने इसको खरीद लिया है, तो एके लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी हो गया रिलायंस का, ठीक है। तो रिलायंस भी अब यहाँ पे क्या बोला गया कि प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज आल्सो ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी। तो फिर एके लिमिटेड भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा, क्योंकि ये एके लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है किसका, रिलायंस लिमिटेड कंपनी का है, तो फिर वो भी पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा। ये छोटा सा एक बस केस था, इमेजिनरी सिचुएशन था। अब आगे इसके बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं प्राइवेट और पब्लिक के बीच में। तो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच में आप डिफरेंस देखो। सो मस्ट हैव प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर नेम, मस्ट यूज पब्लिक लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम। तो ये ऑफिशियली हर जगह दिखता नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा दिखेगा। फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस कैन बी स्टार्टेड ऑन इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो देखो प्राइवेट कंपनी में क्या हो जाता है कि प्राइवेट कंपनी बेसिकली और पब्लिक कंपनी में दोनों में डिफरेंस क्या है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो 4 स्टेप में पहला है प्रमोशन ऑफ कंपनी, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तीसरा है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और चौथा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो प्राइवेट कंपनी पहले 2 प्रोसेस को अगर पूरा कर लेती है, 2 स्टेप को पूरा कर लेती है, तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है, पब्लिक कंपनी को 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। फिर मिनिमम नंबर था 2 और मैक्सिमम 200 प्राइवेट में, और पब्लिक में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। फिर और क्या है, इनविटेशन टू पब्लिक, तो पब्लिक को इनवाइट कर सकती है क्या प्राइवेट कंपनी, नहीं कर सकती है, और पब्लिक कंपनी हाँ कर सकती है। लीगल फॉर्मेलिटीज, नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। देखो ये सभी कुछ टॉपिक्स जो है ना, ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का टॉपिक है, तो मैंने यहाँ पे लिख तो दिया है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में इसको हम लोग आसानी से डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत डिटेल टॉपिक है वो सभी। अभी फिलहाल आप ये देख लो। फिर इशू ऑफ शेयर्स, तो शेयर्स कैन बी इशूड विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये भी उसी का टॉपिक है, तो इसको हम लोग उसमें भी देखेंगे। फिलहाल के लिए आप कुछ केसेस, कुछ डिफरेंसेस जो अभी के बेसिस पे आपने देखा, जैसे मिनिमम और मैक्सिमम नंबर, फिर पब्लिक को इन्वाइट कर सकते हैं कि नहीं, नाम के आगे क्या यूज करना है, ये सभी। पेड अप कैपिटल आप देख सकते हो कि पेड अप कैपिटल कितना हो जाता है, तो पेड अप कैपिटल 1 लाख होगा प्राइवेट में और 5 लाख होगा पब्लिक में। फिर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होंगे प्राइवेट में, और मैक्सिमम मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होंगे पब्लिक में। फिर कोडम, तो मिनिमम 2 मेंबर्स टू बी प्रेजेंट इन जनरल मीटिंग, तो जनरल मीटिंग में कम से कम 2 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 5 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। शेयर ट्रांसफरेबल, तो प्राइवेट कंपनी में नहीं है ट्रांसफरेबल, और यहाँ पे पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफरेबल है। अब एक चीज बच गया है, 1 पर्सन कंपनी। सो 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी किसे कहते हैं, जहाँ पे एक ही पर्सन होगा सिर्फ, ठीक है, एक ही पर्सन उसका मेंबर है। सो 1 पर्सन कंपनीज अभी हाल फिलहाल में इंट्रोड्यूस हुआ है 2013, हाल फिलहाल इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जो कंपनीज एक्ट चलता था 1956 का चलता था, 2013 से पहले, ठीक है। सो इसमें आप देखो कि 1 पर्सन कंपनी क्या है, ये प्राइवेट कंपनी ही है, इट इज अ प्राइवेट कंपनी विच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विथ 1 मेंबर ओनली, एक ही मेंबर के साथ, एक ही मेंबर के साथ वो क्या कर सकता है, स्टार्ट हो सकता है। फिर उसके बाद क्या है, फॉर्मेशन ऑफ 1 पर्सन कंपनी रिक्वायर्स अ मिनिमम 1 डायरेक्टर एंड 1 शेयर होल्डर, इसमें कम से कम एक ही
डायरेक्टर होंगे और एक शेयर होल्डर होगा, ठीक है। सेम इंडिविजुअल कैन बी डायरेक्टर एज वेल एज शेयर होल्डर, तो वही पर्सन डायरेक्टर भी बन सकता है और वही पर्सन शेयर होल्डर भी रहेगा। दस अ सिंगल पर्सन कैन सेट अप अ कंपनी ऑन हिज हर ओन, तो इस तरह से एक अकेला पर्सन भी कंपनी आज के डेट में फॉर्म कर सकता है। एज पर सेक्शन 3 ऑफ सब सेक्शन 1 कंपनीज एक्ट 2013, ओनली अ नेचुरल पर्सन, ये क्या कहता है कि ओनली नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया एलिजिबल टू एक्ट एज अ मेंबर एंड नॉमिनी ऑफ वन पर्सन कंपनी। सो सबसे पहला यहाँ वन पर्सन कंपनी जो होगा वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए और वो इंडिया का सिटीजन और रेसिडेंट भी होना चाहिए, ठीक है। इंडिया का सिटीजन और रेसिडेंट भी होना चाहिए, तभी वो वन पर्सन कंपनी में मेंबर शेयर होल्डर बन सकता है। इसके फीचर्स में वही इनकॉर्पोरेशन के लिए एक ही पर्सन का होना जरूरी है, ठीक है। और नाम के आगे, कंपनी के नाम के आगे वन पर्सन कंपनी लगा रहेगा। जैसे मान लेते हैं एके, तो अपना अगर मैं ओपन कर रहा हूं तो एके ओपीसी वन पर्सन कंपनी, एके वन पर्सन कंपनी, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऐड होगा, प्राइवेट कंपनी है ये। मेंबरशिप सिर्फ वन मेंबर होंगे, एक डायरेक्टर होंगे, वही सेम मेंबर भी बन सकता है, डायरेक्टर भी बन सकता है। फिर उसके बाद नेचुरल पर्सन होगा, यहाँ पे इंडियन सिटीजन और रेसिडेंट होना चाहिए। वन पर्सन कैन नॉट इनकॉर्पोरेट मोर देन वन पर्सन कंपनी इन मोर देन वन पर्सन कंपनी, तो यहाँ क्या है कि वन पर्सन कंपनी कैन नॉट इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी। तो अगर एक जो वन पर्सन कंपनी है वो एक से ज्यादा वन पर्सन कंपनी नहीं बना सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद नो माइनर शैल बिकम मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी और होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट, तो कोई भी माइनर इसमें नहीं बन सकता है वन पर्सन कंपनी का मेंबर, ठीक है, या बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए वो नहीं आ सकता है, इसमें नहीं जुड़ सकता है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, तो बात तो वही है जो पार्टनरशिप जो कंपनी में होता है आपका, सेपरेट लीगल एंटिटी की ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट। परपीचुअल एग्जिस्टेंस इसमें भी होगा, तो परपीचुअल एग्जिस्टेंस इसमें कैसे होगा, इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेबिलिटी ऑफ मेन मेंबर टू कंटिन्यू, अ नॉमिनी बिकम्स द मेन मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी। तो इसके लिए नॉमिनी हायर किया जाता है, ठीक है। तो नॉमिनी हायर किया जाता है, नॉमिनी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो टू मेंटेन अ कंटिन्यूटी द ओनली मेंबर शुड अपॉइंट नॉमिनी, तो नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। द नेम ऑफ नॉमिनी अदर पर्सन मस्ट बी इंडिकेटेड इन द मेमोरेंडम विथ प्रायर रिटर्न कंसेंट ऑफ नॉमिनी, तो नॉमिनी के सहमति से हम उसको क्या कर रहे हैं, नॉमिनी बना रहे हैं। रिटर्न कंसेंट होगा उसका, रिटर्न कंसेंट मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। नो माइनर शैल बिकम मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी और होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल राइट्स, ठीक है। तो कोई भी माइनर जो है वो नहीं बन सकता है, क्या, तो नहीं बन सकता है यहाँ पे शेयर होल्डर या फिर नॉमिनी, तो नॉमिनी भी नहीं बन सकता है और शेयर होल्डर भी नहीं बन सकता है, मेंबर इसमें नहीं बन सकता है। शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल मिनिमम पेड अप कैपिटल ये भी 1 लाख है, ठीक है। मिनिमम पेड अप कैपिटल ये भी क्या है, 1 लाख है, और इसमें भी लिमिटेड ही लाइबिलिटी रहता है, जितने का आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया उतने ही के लिए कंपनी के आप लाइबल रहोगे, उससे ज्यादा आप लाइबल नहीं रहोगे। तो इस तरह से हमने कंपनी तो देख लिया, कंपनी भी हो गया। इस तरह से आज हमारा ये सेकेंड चैप्टर फाइनली खत्म हो गया। सेकेंड चैप्टर में हमने हर एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर लिया है और इन सभी का लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप से लेके कंपनी तक। अगर आपने वो सभी वीडियोस नहीं देखा है तो आप देख लो, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत वो फायदेमंद होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।